नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील भारद्वाज ऑनलाइन सीजोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज आज़ादी की श्रृंखला में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जिस जर्नी को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, आज हम 1937 के भारत पर आ चुके हैं। आज़ादी की खुशबू हल्की सी महसूस आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल बाद भारत आज़ाद होगा। तो आज़ादी के पहले की ये लड़ाई है, और लेकिन अभी बहुत लंबी चढ़ाई है। इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा था कि अधिनियम 1919 और 1935 के बीच के जो कोरिलेशन है, तुलनात्मक संबंध है, मैंने बताए थे कि अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार भारत में दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ हुई प्रांतों में। आगे चलकर के 1935 के एक्ट में इस शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के स्थान पर पहली बार भारतीयों को सुशासन देने की बात कही गई। भारतीयों को सरकार बनाने का अधिकार मिला। इसके लिए जरूरी था कि चुनाव हो। तो 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारत के जितने भी ब्रिटिश स्टेट थे उन सब में इलेक्शन हुए, और इसी को हम अपनी अगली हेडिंग मान लेते हैं, फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन, पहले प्रांतीय चुनाव 1937। पहली बार भारत में चुनाव होने जा रहे थे। जनता वोटिंग डालेगी, मतदान करेगी, जैसे आज हर राज्य में चुनाव होते हैं। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, कोई एमएलए, कोई एमपी है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत में 1947 में ही हुई। टोटल 11 प्रांत थे, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेपी को केंद्र में और राज्य में मिला, बिल्कुल वैसे ही। बाकी 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वहाँ भी सरकार बना ली। तो टोटल 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 3 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो मुस्लिम बहुत राज्य थे, जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध। यहाँ मुस्लिम लीग की मिलीजुली गैर कांग्रेस की सरकारें बनी। तो ये है पहले चुनाव। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पारी। पहले प्रांतीय चुनाव का आधार क्या है, इसका बेस क्या है, इसका स्रोत क्या है। तो आंसर होगा एक्ट 1935। अधिनियम 1935 के आधार पर ही भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। ये चुनाव जनवरी फरवरी 37 में हुए। इस एक्ट के आधार पर। और कितने प्रांतों में हुए? कुल ब्रिटिश प्रांत जहां चुनाव हुए, पहले प्रांतीय चुनाव में कितने प्रांतों में निर्वाचन हुए? तो 11। ठीक, वो 11 प्रांत कौन कौन से हैं अभी हम उस पर भी आते हैं। और उसी आधार पर ये, क्योंकि भारत का जो लोकेशन है, जो एरिया है, उसको हम देखें तो आज भारत में जो भी हमारे 30 राज्य हैं, तो ब्रिटिश भारत में राज्यों का जो भौगोलिक स्वरूप था वो चेंज था, लेकिन आज का जो बेस है वो उसी आधार पर माना जाता है। तो उस समय भारत में जो ब्रिटिश स्टेट थे, साउथ से अगर शुरू करें तो मद्रास, बॉम्बे,
बॉम्बे का मतलब आज का गुजरात महाराष्ट्र, और मद्रास का मतलब आज का तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बाकी जहाँ पर चुनाव नहीं हुए वो देसी रियासतें थी, जैसे त्रावणकोर की रियासत, मैसूर की रियासत। तो बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा बंगाल के विभाजन के बाद अलग हुआ, बिहार, बंगाल, असम, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, पंजाब, मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश, और ये है आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया, पश्चिमोत्तर प्रांत, जहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930-31 में खुदाई खिदमतकार आंदोलन शुरू किया था। देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रांत थे, जिसमें बंगाल, असम छोड़ सकते हैं, बंगाल, पंजाब और सिंध। ये जो मैंने सर्किल बनाए हैं, यहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। टोटल 3 राज्यों में, अभी नोट्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ हिंदू जनसंख्या कम थी, इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिल पाई। बाकी के जो प्रांत आप देख रहे हैं, इन प्रांतों में कांग्रेस का बोलबाला था और बाकी का मुंह काला था। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि पहले प्रांतीय चुनाव में या पहले आम चुनाव में कितने राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस को कितने प्रांतों में सरकार बनने का मौका मिला, कौन सा प्रांत था, कौन सा प्रांत नहीं था, कितने प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, कार्यकाल कितने समय तक था, सरकारों ने रिजाइन कर दिया, इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अधिनियम 1935 के आधार पर 37 में फरवरी जनवरी में चुनाव हुए और बड़े स्तर पर लोगों ने वोट डाले। हर राज्य का जो मुखिया था उसको उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे, जैसे आज मुख्यमंत्री बोलते हैं, क्योंकि केंद्र में पीएम का कोई पोस्ट नहीं था। क्योंकि 1935 के एक्ट में द्वैध शासन केंद्र में आया, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल भारत को मैनेज करेंगे और प्रांत भारतीयों को हैंडओवर कर दिया गया। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री इस इलेक्शन के आधार पर बने थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखते हैं या कैबिनेट, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कांग्रेस कैबिनेट और गैर कांग्रेसी कैबिनेट। ठीक, अब दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट बनेगा कांग्रेस कैबिनेट में कितने प्रांत थे? रेटिंग दोनों में सेम रहेगी। ठीक, तो 8 प्रांत। यहां पर लिखेंगे
3 प्रांत। जो 3 हैं, जो कौन कौन से हैं? सिंध, बंगाल, पंजाब। ठीक, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, कौन सा प्रांत था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। बाकी के जो 8 प्रांत हैं वो आपके सामने हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको लिखवा दें। 8 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत यानी एमपी, संयुक्त प्रांत यानी यूपी। यहां पर सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, बिल्कुल बाकी का सफाया हुआ। 5 प्रांतों में चाहिए हमें 3। इसके अलावा बॉम्बे, असम और नॉर्थ वेस्ट स्टेट यानी पश्चिमोत्तर प्रांत, यहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। जैसे इलेक्शन में आप देखते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो मिलीजुली सरकार बनती है। तो सरकार तो कांग्रेस की ही बनी, अब चाहे वो पूर्ण बहुमत हो चाहे वैसे। तो यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो कुल मिलाकर के ध्यान ये रखना है, सरकार बनी 8 प्रांतों में, गैर कांग्रेसी सरकार बनी 3 प्रांतों में, पूर्ण बहुमत मिला 5 प्रांतों में और सबसे बड़ी पार्टी बनी 3 प्रांतों में। तो इस तरीके से ये आपका है। तो इसमें हर प्रांत का अपना एक पीएम होगा, लेकिन वो थोड़ा डीप होगा, इसलिए उसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, या फिर हम कोई दूसरी सीरीज शुरू करेंगे जब सीडीएस और पीसीएस लेवल की, तो इसी चीज़ में थोड़ा सा और शॉर्पनेस लाएंगे। जो चीज़ें हम ड्रॉप कर रहे हैं वो भी हो जाएंगी, लेकिन जितने भी नॉर्मल वनडे एग्जाम हैं उसमें ये सब मैनेज हो जाएगा आसानी से और अच्छे तरीके से। ये तो हो गया कुल प्रांत। अब अगला पॉइंट जो बनेगा, सरकार कितने समय तक चली, उसका कार्यकाल क्या है। तो उसके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, ये जगह कम है। तो अगला है वर्किंग पीरियड, कार्यकाल। रिक्वायरमेंट्स पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा। कार्यकाल का यहाँ पर सेंस ये है, सरकार ने कितने समय तक काम किया। बहुत दिनों से हमारी मांग थी होम रूल की 1916 से, जो अब पूरी हुई तो बहुत दिनों के बाद हमने जो सपने देखे पूरे हुए, लेकिन फिर भी हमने रिजाइन दिया। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि 1937 के बाद 38 और 39 आया, सेकंड वर्ल्ड वार में भारत झुक गया, अंग्रेजों ने हमें युद्ध में घसीट दिया। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय वजह थी। जर्मनी और जापान के अगेंस्ट ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने भारतीयों से बिना पूछे युद्ध में हमें लपेट दिया, जबकि हमने विरोध किया कि हम ब्रिटिश अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही कहा गया कि भारत की जनता भी सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के साथ है। तो जापान और जर्मनी को भी लगा कि अगर ऐसा होता है तो हम अंग्रेजों को भले छोड़ दें, भारतीयों को नहीं छोड़ेंगे। तो एक नई मुसीबत हमारे सामने थी।
एक व्यक्ति हो, उसका एक मालिक हो, और अगर उसके 2 मालिक और बन जाए तो 3 मालिक होंगे, वो आप उनके नौकर हैं, दास हैं, तो ज़िंदगी बड़ी बदतर हो जाएगी। एक कहेगा सब्जी लाओ, एक कहेगा दूध पिलाओ, एक कहेगा पोछा लगाओ, और तीनों हाथ में एक मोटा डंडा है। हमारी स्थिति यही होने वाली थी। इसलिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने एक मूल मंत्र दिया, डू आर डाई, करो या मरो। मरने का मतलब ये नहीं सुसाइड करो, मरने का मतलब यही है या तो आज़ादी के लिए लड़ो क्योंकि अंग्रेज भारत से जाएंगे नहीं तो फिर गुलामी के लिए मरो, क्योंकि वो मरने से ज़्यादा बदतर है। आप सब आपके सामने है, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, जो संकल्प है वही विकल्प है, नो वे। जब हमको लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम सर पर कफन बांध के चलते हैं, और होगी जय हे परसोत्तम नवीन, तभी हम सफलता पाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एहसास हो गया कि अब अंग्रेज भारत में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता जग गई। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक, तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन क्या था? मुस्लिम लीग की इलेक्शन में बुरी हार हुई, 3 प्रांतों में सरकार बनाई, वो भी मिली जुली, तो वो इस कांग्रेस की सफलता को और अपनी असफलता को बचा नहीं पाई। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार पर कई करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कई झूठी मूठी रिपोर्ट तैयार कराई। तो एक ये अंदरूनी वजह थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी रही। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में जब युद्ध में हमें समेट दिया गया, लपेट दिया गया, घसीट दिया गया, तब हमको लगा कि ऐसी सरकार से हमें क्या फ़ायदा जो हमें एक नए युद्ध में ले जा रही है। तो विरोध करने का यही तरीका था कि हमें नहीं चाहिए आपका ये सिस्टम, तो हमने बायकॉट किया। 15 नवंबर 1939 को 28 महीने हो चुके थे सरकार को, 12 दूनी 24, 2 वर्ष 4 माह हमने रिजाइन दे दिया। और लेकिन कांग्रेस कैबिनेट ने रिजाइन दिया, लेकिन गैर कांग्रेसी कैबिनेट ने रिजाइन नहीं दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी जब रिजाइन दिया तो जो गैर कांग्रेसी कैबिनेट, जिसकी मेन पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनको ये अच्छा मौका था अपनी राजभक्ति को दिखाने का। कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे वो देशभक्त थे, देश के लिए मर मिटने वाले, लेकिन गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में अधिकतर जो लोग थे वो राजभक्त थे, ब्रिटिश क्राउन के सपोर्टर। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, लेकिन हम क्यों छोड़ दें, हम तो उनके साथ हैं। तो अपने को उनसे जोड़ने के लिए मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश पावर का पूरा साथ दिया। यही वजह थी, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल चलता रहा। 5 वर्ष चला, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर 5 वर्ष ले दे करके जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये सरकारें किसी भी तरीके से चलती रही। ये उनकी राजभक्ति थी, जिसका पुरस्कार पाकिस्तान के रूप में उनको मिला। जाहिर बात है, जब कोई डॉगी भी हो, अगर लगातार वो स्वाभिभक्ति निखाता है तो मालिक उस पर दिल तो दे ही देता है। यहाँ तो बहुत बड़ी बात थी। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे। कुल मिलाकर के मुद्दे पे आए तो कांग्रेस कैबिनेट का कार्यकाल 28 माह या 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष से अधिक। ठीक, जबकि इनका 1937 से 1947 तक आज़ादी तक। अब इसी में पॉइंट में और जोड़ देता हूं, इन्होंने दिया रिजाइन सरकार से, जो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, रिजाइन ऑफ कैबिनेट, वो डेट है 15 नवंबर 1939। 15 नवंबर को सरकार ने रिजाइन दिया। और जब सरकार ने रिजाइन दिया, मुस्लिम लीग को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके मन की बात हो गई थी। क्योंकि सरकार की कि हम अपने दुख से नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। हम इसलिए नहीं दुखी हैं कि हमारे यहाँ खिचड़ी बन रही है, हम इसलिए दुखी हैं कि सामने वाले के घर में पनीर क्यों बन रहा है, उसके यहाँ क्यों नहीं बन रही। और सपोज करिए पनीर बन रहा है, अगर किसी कारण से पनीर ना बन पाए, खराब हो जाए,
तो हम ताली बजाएंगे, खा लो पनीर। बिल्कुल यही स्थिति उसमें मुस्लिम लीग या जिन्ना की रही होगी। हमारी बर्बादी उनके लिए मनोरंजन का जरिया थी। तो 15 नवंबर को जब सरकार ने रिजाइन दिया तो इसकी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में एक दिवस मनाया जो एग्जाम में खूब आता है। उसका नाम क्या है पता? थैंक यू डे। हिंदी में बोले तो धन्यवाद दिवस। और एक और टाइटल दिया लिबर्टी डे, मुक्ति दिवस। और ये कहा कि चलो इसी बहाने भारत को कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति मिली। जो कांग्रेस ने कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन विपक्ष तो मुद्दा उठाता। जैसे आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की है, लाख सरकार अच्छा काम करे, विपक्ष का काम ही यही है कि पैर खींचना, क्योंकि ये दलगत राजनीति है। जानते हैं कि सही है, लेकिन फिर भी तारीफ करेंगे तो जनता फिर उन्हीं को वोट देगी। तो ले देकर के पैर खींचना राजनीति का हिस्सा ही रहा है, उस समय भी था, आज भी है। तो कुल मिलाकर के 15 नवंबर 1939 को सरकार ने रिजाइन दिया। और इस रिजाइन को हम यहाँ पर एरर बना देते हैं। तो 22 दिसंबर 1939 इस दिन मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस, थैंक यू डे के रूप में ये क्यों हुआ? उसका कारण ये था, सरकार के रिजाइन देने के बाद 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में लड्डू बांटे कि चलो इसी बहाने कांग्रेस से मुक्ति मिली। और ये दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये था आपका फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। तो इसमें जो गिनती के क्वेश्चन हैं वो यही हैं कि इसका आधार है अधिनियम 1935। ब्रिटिश प्रांत 11 थे, चुनाव हुए जनवरी फरवरी में। गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को 3 प्रांतों में सफलता मिली और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 28 महीने सरकारें चली। 15 नवंबर को सरकार ने रिजाइन दिया और उसी रिजाइन को मुस्लिम लीग ने थैंक यू डे और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक, अब हम सेकेंड बड़वार में आ चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हालात करवट लेती। तो 1939 के भारत में ना हम हैं ना आप हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जब जब जो होना था तब तक सो हुआ था। हम एक दृष्टा हैं, उन घटनाओं साक्षी मानकर उनको अवलोकित कर सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते। वह सीख सकते हैं कि इतिहास में क्या सही हुआ क्या गलत। तो 1939 के भारत में एक तरफ जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें युद्ध में समेट दिया गया, दूसरी तरफ सरकारों ने रिजाइन दे दिया। तीसरी तरफ 1939 में ही कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची। चुनाव के 1 साल के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं हरिपुरा सेशन में 1938 में। ठीक, उसके 1 साल बाद कांग्रेस का अगला सेशन मध्य प्रदेश में होता है त्रिपुरी में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं और हमें जापान जर्मनी का सपोर्ट करना चाहिए, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो त्रिपुरी सेशन में शामिल भी हुए। लेकिन गांधी जी और उनकी जो सीनियर ब्रिगेड थी वो सुभाष चंद्र बोस के विचारों से असहमत थी, लेकिन वो जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस काफ़ी उग्र विचारधारा के हैं और हिंसा के रास्ते से आज़ादी संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इस तरीके से चलेंगे तो भारत कभी आज़ाद नहीं होगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यही वजह थी कि त्रिपुरी सेशन में जब वो अध्यक्ष बनने वाले थे तो सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए गांधी जी ने पट्टाभ सीतारामैया को अपने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया।
दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और भैया की हार हुई। नतीजा ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी कमेंट किए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के प्रति, तो सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा हर्ट हुआ, खराब लगा। मार्च 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अप्रैल 1939 में 1 महीने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया, तो अध्यक्ष से भी रिजाइन दे दिया। और 3 मई या मई मान लीजिए, मई 3 हटा दीजिए, मई 1939 में उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो मार्च में अध्यक्ष बने, अप्रैल में रिजाइन दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। और सुभाष चंद्र बोस के एब्सेंट होने के बाद, जाने के बाद, कांग्रेस के अगले अध्यक्ष जो बनते हैं उनके स्थान पर वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये है त्रिपुरी सेशन। तो 1938 में हरिपुरा सेशन और 1939 में त्रिपुरी सेशन। सुभाष चंद्र बोस की एंट्री भारत की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में इंटरवल के बाद होती। तो अब उनकी एंट्री शुरू है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ है बताने को, अभी देखते हैं आगे कहाँ कहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड सेक्शन है जीएस का और वही स्वतंत्रता संग्राम का। तो कोशिश करेंगे पहले हम एक बार आज़ादी को पालें, फिर जो कॉमन चीज़ें हैं उनको बताते हैं, फिर समय मिलता है तो एक लेक्चर हम सुभाष चंद्र बोस का भी लेने की कोशिश करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की क्या कहानी है और क्या क्या उनके लिए खास है। तो उसी बहाने आ जाते हैं फौज, बाकी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमने आगे की घटनाओं की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। हाँ, एक बात और बता दें, इधर कांग्रेस पार्टी में गांधी बनाम बोस का झगड़ा था, इधर हमने रिजाइन दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी भी बना ली। तो जब बिगड़ता है तो हर तरीके से बिगड़ता है। और मुस्लिम लीग को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे सामने वाला आपसे ना बनता हो, उसके घर में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आए तो आप बालकनी में बिस्कुट के साथ चुस्की लेते हैं, देखिए क्या मज़ा आ रहा है, जैसे कोई मूवी चल रही हो, क्योंकि दिन अच्छे बुरे सबके होते हैं। तो मुस्लिम लीग को लगा कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर का माहौल है, कांग्रेस में भी झगड़े हैं, सरकार ने रिजाइन दे दिया। तो जिन्ना ने मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में बुलाया और उसी लाहौर में खुलेआम मांग की, पाकिस्तान हमारा है, हमें स्वतंत्र देश चाहिए जिसको हम पाकिस्तान कह दें। और इसलिए पाकिस्तान की मांग किसने, कब और कहाँ की? तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान बाई जिन्ना एट लाहौर इन मार्च 1940। ये है लाहौर सेशन। और पाकिस्तान कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।